अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता को क्या आप निष्पक्ष पत्रकारिता मानते हैं? अर्णव गोस्वामी चूंकि बड़े पत्रकार हैं और हम लोगों की सर ऐसी हैसियत नहीं है कि हम टिप्पणी कर सकें। हम मऊ के विषय में आपसे बात करेंगे, इसलिए हम कल तो को कोई बखेड़ा न खड़ा हो जाए, क्योंकि आजकल सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, राय की आज़ादी तो है ना। हाँ, तो अभिव्यक्ति की उसी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आज़ादी पे तो अर्नब को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, जी, जी, फौरी रिहा करने का आदेश दे दिया। जी, 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 और आप दो शब्द गलत को गलत या सही को सही कहने में डर रहे। नाजरीन आदाब, मैं अरशद जमाल आपकी बात से। आज हम बात करेंगे एक बहुत सीनियर सहाफ़ी ऋषिकेश पांडे साहब, जो यहाँ आज अखबार आता है, बहुत पुराना अखबार है, हम लोग बचपन से देख रहे हैं। बाकी सारे अखबार तो उसके बाद की पैदावार समझे जाते हैं, जैसे अमर उजाला हुआ, चाहे हिंदुस्तान हुआ, चाहे दैनिक जागरण हुआ। लेकिन बचपन से अगर कोई अखबार हम लोग देखते चले आ रहे हैं तो वो आज ही है। और आज के जैसे सीनियर ब्यूरो चीफ हमारे पास आज मौजूद हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे, कुछ पत्रकारिता पे भी चर्चा करेंगे और कुछ समाज के बनते और बिगड़ते हालात पर भी बात करेंगे, और कुछ किस प्रकार की पाबंदियों का शिकार आज का पत्रकार है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ऋषिकेश पांडे जी गाज़ीपुर जनपद के एक जगह गांव दुल्लापुर है, वहाँ के रहने वाले हैं। और आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन वहीं दुल्लापुर में इंटर कॉलेज तक हुई है, प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेज तक। और प्राइमरी इंटरमीडिएट करने के बाद आपने 1993 में मऊ आकर DCSK से अपनी शिक्षा ग्रहण करने को आरंभ किया। और 1993 में BA में एडमिशन लेने के बाद फिर BA किया, फिर वहीं से MA किया, फिर जर्नलिज्म का कोर्स भी DCSK डिग्री कॉलेज से ही आपने पास किया। आपको पत्रकारिता करते हुए एक लंबा समय बीत चुका है, तो बहुत बहुत आपका स्वागत है आपकी बात में। और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो पत्रकारिता की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? सबसे पहले साहब आपको आदाब। और कुछ भी आपसे बात करने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि कल दीपावली का पर्व है। हमारे तरफ से आपको ढेर सारी बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई और पूरे जनपद वासियों को शुभकामनाएं। और मुझे खुशी है कि आज हम जो गंगा जमुनी तहजीब का लोग उदाहरण देते हैं, वो आज गंगा जमुनी तहजीब हम और आप मिल करके पेश कर रहे हैं। इसका एक संदेश भी जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस मौके पर पहले हम आपको 2 लाइनें सुना देते हैं, इसके बाद तब हम लोग अपनी बातचीत शुरू करते हैं। शाम भी खास है, शाम भी खास है, वक्त भी खास है। वाह। शाम भी खास है, वक्त भी खास है। तुझको एहसास है, मुझको एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। तुम मेरे पास हो, मैं हम तेरे पास। वाह भाई वाह। तुम मेरे पास हो, हम तेरे पास हैं। नमस्ते साहब, अब बात करें हमसे। तो इंटरव्यू की शुरुआत आपने शायरी से की है, तो ये कहा जाए कि आप शायरी भी, कविताएं लिखते भी हैं या सिर्फ पढ़ाई आपने? साहब, लिखने का समय तो नहीं मिलता है, लेकिन सोचने का समय जरूर मिलता है। तो ये कविता किसकी थी, अपनी थी या किसी और? नहीं, ये सब YouTube से सुन करके और उसको याद किया जाता है, और जो अच्छी लगती है उसको जेहन में बैठा लिया जाता है। मतलब जैसे यूं कहें कि मतलब कि अनुकरण किया जाता है। जी जी। तो पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई? क्या ये आपका पेशे के तौर पर, या आप ज़रूरत के तौर पर, या शौक के तौर पर? जी जी, हम बताना यह चाहेंगे कि मैं बहुत गरीब परिवार का सदस्य था, और बचपन में ही हमारे पिताजी मर गए थे। तो हम पेपर शुरू से ही बेच करके अपनी पढ़ाई किए। और बसों में, ट्रेनों में जब मैं अखबार बेचता था, तो बसों में सांसद, विधायक और मान्यता प्राप्त पत्रकार के लिए आरक्षित सीट लिखा करता था उसमें, बसों में। जी। तो मैं अपने परिवार की माली हालत देखते हुए यह सोचा कि भाई, सांसद विधायक तो हम बनने से रहे, अगर हमको इस सीट पर बैठना है अधिकार पूर्वक, तो एक चीज़ हमारे काबू में दिख रही थी कि हम पत्रकारिता कर लें
और इस पर हम अपना अधिकार समझ लें। बस जी। वहीं से पत्रकार बनने का हमको मतलब नशा सवार हो गया, और पेपर बेचते हुए हमने जो है पेपर बेच करके ही उसी पैसे से हमने एमए की पढ़ाई पूरी की, और पत्रकारिता भी हमने 98 में DCSK PG कॉलेज से ही हमने पत्रकारिता का कोर्स किया। और कक्षा 10 में समाचार तो हम कक्षा 8 से ही लिख रहे थे, लेकिन कक्षा 10 से हमको मतलब संवाददाता का विधिवत कार्ड जारी कर दिया गया था। मतलब 1990 से लगातार मैं कार्ड धारक पत्रकार हूं। मतलब ये कि अखबार बेच के आप खर्च चलाते थे और हाँ। उसी बीच में पढ़ाई भी करते थे, उसी से कमाई हुई पैसे जी से? जी बिल्कुल, खर्च भी चलाते थे। मैं उस समय 200 अखबार बांटता था, और इन्हीं हाथों उस पर समय कौन सा अखबार आता था? हम आज अखबार ही बांट रहे हैं। हम शुरू उस से ही, समय? जी बिल्कुल, हम आज अखबार को छोड़ करके कभी नहीं गए। अरे वाह। और हमने मतलब जो समर्पित भाव होता है, आज अखबार के प्रति हमारे समर्पण को देखते हुए ही हमको मान्यता प्राप्त पत्रकार का दर्जा मिला हुआ है, और हम बहुत संतुष्ट हैं अपने। छात्र संघ का चुनाव भी लड़े थे आप? जी जी 1993 में? जी बिल्कुल, छात्र संघ का चुनाव लड़े थे। मैंने आपको बताया था जी कि जो बसों में हमने देखा था सांसद विधायक वाला और पत्रकार का आरक्षित सीट, तो जब मैं बीए पास कर लिया तो मुझको भी एक बार ये लगा कि कहीं अगर मैं राजनीति में प्रवेश कर लेता हूं, और छात्र संघ को राजनीति की नर्सरी बोला जाता है, तो मैं सोचा कि अगर ये DCSK PG कॉलेज छात्र संघ का चुनाव मैं अगर जीत जाता हूं, तो हो सकता है कि मेरा राजनीति में प्रवेश हो जाए और मैं सांसद विधायक भी बन जाऊं। अच्छा, पिछले 10 सालों में जैसे आप तो हॉकर हुए, हॉकर से फिर पत्रकार हुए, पत्रकार से अब आज ब्यूरो चीफ हैं आप। जी जी, तो इसमें एक लंबा तजुर्बा है आपका, मैं समझ रहा हूँ कि 20-25 साल हो गए, इस पूरे 35 साल हो गए। जी जी। तो जो पिछला 10 साल है, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहता, जो पिछले 10 सालों में और आज की पत्रकारिता में क्या अंतर महसूस हुआ आपको? सर, आपका सवाल तो बहुत सही है। अब पहला तो ये है कि पत्रकारिता में इतने भारी संख्या में इसके ग्लैमर को देख करके लोग जुड़ना शुरू कर दिए हैं कि पहले आपको जिला मुख्यालयों पर पत्रकार मिला करते थे, अब स्थिति यह है कि आपको गांव गली और कूचों में भी पत्रकार मिल जाएंगे। और ये पत्रकारिता के गिरते स्तर का ये सबसे सशक्त उदाहरण है कि आपको जो है गुंडे, मवाली, माफिया भी पत्रकारिता के ग्लैमर में घुस करके और अपनी रक्षा करना चाहते हैं। इसको सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गलत है। यहीं से पत्रकारिता का नैतिक पतन हुआ है। नहीं, जैसे ये तो एक पहलू हुआ उसका। जी। लेकिन क्या आप ये महसूस नहीं करते कि जो अब ये ज़्यादातर अखबार कारपोरेट घरानों में या बड़े घरानों में शिफ्ट हो गए हैं, वो उसके मालिकान जो हैं, जी, तो उनके प्रेशर में भी तो काम करना पड़ता होगा? बिल्कुल। पत्रकारिता का चूंकि सीधे सीधे कहा जाए तो व्यवसायीकरण हो चुका है। हमको कहने में कोई मतलब लाग लपेट, बिना लाग लपेट के हम कहना चाहते हैं कि पत्रकारिता सीधे सीधे व्यवसाय पर डिपेंड हो गई है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो आप पत्रकार रहेंगे। व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं तो आपके जगह मतलब जो ये बात कही जाती थी कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जी जी, तो स्तंभ की जो आज़ादी और जो उसे न्याय जो मिलना चाहिए, न्याय दिलाने का जो साधन माना जाता था, जी जी, वो इस वक्त संभव नहीं है। नहीं, वो देखिए, उसी में संभव भी है और उसी में असंभव भी है। अगर आप अपने जिद पर आ जाते हैं तो वो संभव है। जैसे अभी आप अर्णव का ही देख लीजिए उदाहरण। वो अपने जिद पर आए, भले उनको जेल जाना पड़ा। हम लोग उसमें के पत्रकार हैं कि जेल जाने से नहीं डरते। मेरे साथ भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, यहाँ तक कि आपको बताएं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमने एक आवाज उठाई है। अभी एक सेकेंड। नहीं, अन्नम गोस्वामी की बात आपने शुरू की है, तो फिर मैं ये जानना चाहूँगा कि अन्नम गोस्वामी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, उनकी पत्रकारिता, उन पर जो कार्रवाई हुई, इस पर दोनों अपने विचार थोड़ा कम शब्दों में दीजिए जरा। सर, पत्रकारिता और कार्रवाई दो चीजें हैं। हम कानून का उल्लंघन करेंगे, जहां भी हम कानून का उल्लंघन करेंगे तो हम कानून के जद में आएंगे, और मेरे ऊपर कार्रवाई होती है तो मुझको कोई फिक्र नहीं है इसकी। नहीं, अन्नम गोस्वामी की पत्रकारिता को क्या आप निष्पक्ष पत्रकारिता मानते हैं? अर्णव गोस्वामी चूंकि बड़े पत्रकार हैं और हम लोगों की सर ऐसी हैसियत नहीं है कि हम टिप्पणी कर सकें। हम मऊ के विषय में आपसे बात करेंगे, इसलिए हम तो कोई बखेड़ा न खड़ा हो जाए, क्योंकि आजकल सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, राय की आजादी तो है ना। हाँ, अभिव्यक्ति की, उसी अभिव्यक्ति की आजादी पे तो अन्नम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, अब फौरी रिहा करने का आदेश दे दिया। और आप दो शब्द गलत को गलत या सही को सही कहने में डर रहे, तो ये कैसे आप बेबाक पत्रकार हैं? हम साहब डर नहीं रहे हैं। सवाल यह है कि हाई कोर्ट ने उनको नहीं दिया,
हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने दे तो दिया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है? और यह बताइए कि क्या आज के जमाने में चाहे हमारे जैसा पत्रकार हो चाहे आम आदमी है, क्या सारे लोगों के पास क्षमता कुवत है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं न्याय के लिए? देखिए, इसलिए हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार अदालतों में भी घुसा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार अदालतों में भी घुसा हुआ है। और मैं ये बात कहने में आपको डर नहीं लग रहा? कोई डर, हमको तो किसी बात को कहने तो फिर में अगर इस बात को कहने में डर नहीं, तो व्यक्तिगत अर्नब की पत्रकारिता पे कुछ तबसरा करने में मत, घबरा रहे हैं? मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि अर्णव गोस्वामी पर हम टिप्पणी करेंगे तो यह व्यक्तिगत टिप्पणी चलिए हो जाएगी। छोड़िए, कंपनी के किस तरह के दबाव में आप लोग काम करना पड़ता है? कंपनी के साथ दबाव में बात यह है कि आप समझ लीजिए कि विज्ञापन का दबाव बिल्कुल होता है, लेकिन विज्ञापन के लिए एक अलग पर्सन डिप्यूट होता है। हालांकि ब्यूरो चीफ लोगों की ही जिम्मेदारी है, ठीक बात है, कि वो उसका सुपरविजन करें, कहीं से व्यवसाय कमजोर न हो, क्योंकि अखबार छापने में आजकल बड़े खर्चे आ रहे हैं और उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए अखबार का विज्ञापन रीढ़ की हड्डी बोला जाता कितनी है। कीमत लागत आ जाती होगी? और ऐसा है सर कि मेरे अखबार की कीमत तो 25 से 30 रुपए आ जाती है, लेकिन हम लोग 2 रुपए में जनता को मुहैया कराते हैं। और हमारे भैया जी जो अखबार के मालिक हैं, माननीय शार्दुल विक्रम गुप्त जी, उनका कहना है कि चूंकि हम जन जन से इसको जोड़े हुए हैं, इसलिए हम इसका रेट नहीं, तमाम जी दौर आए महंगाई के, लेकिन हम लोगों ने कभी अखबार का मूल्य बढ़ाने की दिशा में यह नहीं सोचा। अच्छा, पेज जो है, जिसे अब हर अखबारों का आम तरीके से ट्रेंड ये हो गया कि पेज हो जाता है कि इतनी खबरें इकट्ठा करनी है जी, तो उतनी खबरों का कलेक्शन कैसे होता है? कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि खबरें कम रहती होंगी तो भी आपको पेज भरना है? जी बिल्कुल, पेज तो हमारा सीमित है। और जब मान्यता ली जाती है अखबार की, तो उसमें बताया भी जाता है कि हम इतना पेज छापेंगे। तो आपको बताना यह है कि घटनाएं हुई तब भी आपको उतने ही पेज में एडजस्ट करना है, और घटनाएं नहीं हुई तब भी आपको वो पेज भरना है। तो यह चुनौती रहती है, लेकिन जो दक्ष पत्रकार हैं वो इन चुनौतियों को मुकाबला करते हैं और वो अपना काम करते हैं। आज अखबार एक बहुत ही पुराना अखबार है, आपका बहुत पुराना संबंध भी है, लेकिन आज अखबार का जो सर्कुलेशन है वो जनता के दरमियान में कम दिखता है, इसका क्या कारण है? साहब, सर्कुलेशन की बात जब आपने चला ही दिया तो मैं बता दे रहा हूं कि सर्कुलेशन सारे अखबारों का फ्रॉड तरीके से जो है जाता है सरकार को। देखिए, हमें उस पर बहस नहीं करनी है, हम तो जो कुछ जनता के बीच में देख रहे हैं, जी बिल्कुल, कि हम लोगों को और दूसरे अखबारों के मुकाबले में आज इतना पुराना अखबार है तो वो कम दिखता है। तो इस पर क्या कोई वजह आप इसकी बता पाएंगे? या कम क्या दिखता है, जो अखबार सुबह जो है किसी के गद्दी हिलाने का काम करता है वो शाम तक रद्दी हो जाता है। तो मेरा अखबार सस्ता है, मैं देखता हूं कि उसको रेल यात्री खरीदते हैं, पढ़ते हैं, बिछाते हैं, बैठते हैं, ओढ़ते हैं, उसका सब यूज करते हैं। पत्रकारों में जो लोग, जो पत्रकारिता में जो लोग लगे हुए हैं, तो इनका भविष्य क्या मानते हैं आप कि इनका क्या फ्यूचर है? इतनी मेहनत का तो काम है। आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि अखबारों में भविष्य इस कदर होता है, इस कदर निहित होता है कि माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो आज अखबार में काम किए थे और मात्र 1 रुपए महीने की नौकरी पर काम किए थे, और आगे चल करके उन्होंने देश की बागडोर संभाली और प्रधानमंत्री हुए। गांधी जी इसी अखबार, हाँ गांधी जी भी, माने जितने भी मौलाना अबुल कलाम आजाद करते थे, बहुत लोगों ने अखबारों में काम किया और वो आगे जा करके मिनिस्टर बने, तमाम बड़े बड़े पद संभाले। इसलिए इसमें लोग इस ग्लैमर के लिए आते हैं। बहुत बेबाकी से आप लिखते हैं, कोई भी आर्टिकल मैं देखता हूँ, जी, प्रशासनिक मामला हो चाहे सरकार का मामला हो, या कभी कभी अन्य मुद्दों पे भी देखता हूँ कि आपकी कलम बेबाकी से चलती है। जी। तो क्या उस समय डर लगता है? नहीं साहब, कोई डर नहीं लगता। जब हम पत्रकारिता के क्षेत्र में आए तो उसी समय सर पर कफन बांध लिए थे, मुझको कोई डर नहीं लगता है। हालांकि अभी जो पिछले वाले एसपी थे अनुराग आर्य, और सिपाहियों ने कहा, कोई ऐसा क्यों करेगा? मैं बता रहा हूँ क्यों करेगा। भ्रष्टाचार उसने इस कदर किया है कि जो गुनाह हुआ ही नहीं है, उस गुनाह में 13 परिवारों को जो है उसने तबाह कर दिया। किसी की निगेटिव खबरों में हम नहीं जाना चाहते हैं, हम तो हर बात को पॉजिटिव वे में लेना चाहते हैं। बिल्कुल, हम लोग एक छोटा सा चैनल चलाते हैं और हर चीज़ को पॉजिटिव में लेना चाहते हैं। कहीं अन्याय हो रहा हो तो उस पर ज़रूर अपनी बात रखते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है।
हम पत्रकारिता पे बात कर रहे हैं। नहीं, अब तो इससे बड़ा अन्याय क्या होगा कि 13 परिवार जो गुनाह हुआ ही नहीं है, मैं दावे के साथ प्रूफ दूंगा आपको ना, अभी प्रूफ दे दूंगा। वो तो आप अदालत में दीजिएगा ना। जो नहीं, आपकी अदालत है ना, ये आपकी अदालत है, आपकी अदालत में भी मुझको देना जरूरी है कि जो गुनाह हुआ नहीं, 13 परिवार तबाह हो गए, आजीवन कारावास की सजा, जैसे मुकदमे में उसने वांछित कर दिया लोगों को। अब आप बताइए कि यहाँ फर्जी पासपोर्ट कांड जो हुआ था, फर्जी पासपोर्ट कांड में 10 महीने हो गए, एफआईआर हुए और एक भी फर्जी पासपोर्ट बरामद नहीं हुआ। और फर्जी पासपोर्ट बनाने के असली जिम्मेदार थानेदार से लेकर एलाइव इंस्पेक्टर और एडिशनल एसपी हुआ करते हैं, लेकिन उसमें जेल भेजा किसको? होमगार्ड को, सिपाही को, आम जनता को। इसी लड़ाई को मैं लेकर के जब पूरा उसका फॉलो अप किया तो हमारी उसने मंशा ये थी कि जब सिपाही हमारे जा करके धमकाएंगे तो ये आकर के हमारे यहाँ गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन मैं गिड़गिड़ाया नहीं, मैंने उसी दौरान। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर की जो खबरें होती हैं या मान लीजिए कि लोकल स्तर की ही खबरें जो होती हैं या जब चुनावी खबरें होती हैं, तो क्या जो आपका जो हेडक्वार्टर है या जो आपके चीफ एडिटर होते हैं तो उनके वहाँ से कुछ टोन तय होता है या आप लोगों को टोन खुद तय करना होता है खबरें छापने के लिए? हाँ, देखिए, चुनाव के दौरान चुनाव आयोग प्रतिबंध लगा देता है कुछ न कुछ। हाँ, ठीक बात है, चुनाव आयोग की गाइडलाइन उसको पालन करना ही करना है, उसके दायरे में रह करके सारा काम होता है। लेकिन जैसे अपने ग्रुप एडिटर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता कि इस प्रकार की खबरों को अवॉइड करना है, इस प्रकार की खबरों को देना है, बस ऐसा वही निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का ही पालन करना। चूंकि देखिए, ब्यूरो चीफ पद पर वही बैठाया जाता है जिसको इतना सेंस होता है। गाइडलाइन आएगी, लेकिन निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन जैसे ही प्रसारित होती है सारे लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एक जाती सवाल के, जैसे आप इतने बड़े अखबार के एक ब्यूरो चीफ हैं, यानी सबसे बड़े इस जनपद के पदाधिकारी हैं उस अखबार के, जी जी, तो हमें फील होता है कि आप जल्दी टेंस होते हैं, आपको लगता है ये? हम ऐसा साहब कि हाँ, ये है कि मैं थोड़ा, मेरे मिजाज मेरा गर्म है, मैं बर्दाश्त किसी का नहीं करता हूँ, अपनी बात मैं सलीके से रखूंगा। अगर आप बात हमारी नहीं सुनेंगे, इस एसपी ने हमारी बात नहीं सुना था, इसीलिए मुझको विधानसभा में, मतलब विधान परिषद में क्वेश्चन उठाना पड़ा था वो फर्जी पासपोर्ट का। वो जांच भी दबाई गई, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। उस जांच, उन 13 परिवारों को न्याय दिलाना, चूंकि हमारे यहाँ के सांसद और विधायक दोनों जेल में बंद हैं। खबरों में निगेटिव खबरें ज़्यादा आसानी से खबर बनती हैं, जैसे ये कि अगर किसी को कुत्ता काट ले तो वो खबर नहीं बनेगी, कोई कुत्ते को काट लेती है खबर बनती है। तो पत्रकारिता का सर यही पैमाना ही है कि वो जो स्वाभाविक चीजें हैं, जैसे कुत्ता का स्वभाव है कि लोगों को काटना, अच्छा, तो काट दिया तो कोई नई बात नहीं है, पढ़ाया तो यही जाता है। और अगर कोई आदमी कुत्ते को काट देता है, ये नई बात है, क्योंकि न्यूज का मतलब ही होता है नया। तो जो चीज हम नया पेश करेंगे तो उसको लोग न्यूज के रूप में लेते हैं। तो न्यूज को जरा ठीक से परिभाषित कर दीजिए। अब न्यूज को जो पढ़ाई हम लोगों ने पढ़ा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब चारों दिशाओं का जो आपको संकलन करना है और उसमें जो चीजें नई मिली वही आपका न्यूज है। तो क्या न्यूज अपने सही पैमाने पे काम कर रही है? नहीं, आज के डेट में तो मैं बता रहा हूं ना कि आज जब जहां व्यवसाय जुड़ गया सर, व्यावसायिकता जहां हावी हो गई, तो वहां कैसे आप उसको कर पाएंगे? अभी समाचार आप खूब बढ़िया लगाए हुए हैं, अभी विज्ञापन आएगा तुरंत समाचार आपका हट जाएगा, काम खत्म। तो वहां प्रभावित हो जाएगी पत्रकारिता, आपका सेंस प्रभावित हो जाएगा, आपका उद्देश्य प्रभावित हो जाएगा। और मतलब कि जो कारपोरेट जो घरानों की बात आप कर रहे हैं, तो अच्छा, कमजोर आदमी अखबार चला भी नहीं सकता है, तो सवाल ही नहीं। तमाम अखबार बंद भी हो गए हैं। और हम लोगों को नाज इस बात पर है कि हम लोग इस दौर में भी आज़ादी के 100 साल, मतलब 100 साल की बात हम नहीं करें, मतलब आज़ादी के पहले से हमारा अखबार है और 100 साल हमने पूरे कर लिए हैं और 101वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और लगातार। पत्रकारों के लिए जो जिला प्रशासन का रवैया है वो कैसा महसूस करते हैं आप पर्टिकुलर जो मौजूदा जिला प्रशासन है उसकी बात कर रहे हैं कि नहीं, हम तो मौजूदा की ही बात करेंगे ना, जनरली इन टोटल। अब मौजूदा तो अब इस जिलाधिकारी को तो हमने फोटो में ही सिर्फ देखा है। अच्छा, सामान्यतया ये होता है कि जब कोई जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक आते रहे हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, संवाददाताओं से परिचय करते हैं, लेकिन इस जिलाधिकारी ने अभी पत्रकारों से, यहाँ के पत्रकारों से परिचय करना भी गंवारा नहीं समझा और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई। और इसके लिए मैं जिम्मेदार यह ठहराता हूँ कि आप देखेंगे कि पत्रकारों का काम है कि भ्रष्ट अधिकारियों का पीछा करें, लेकिन यहाँ के पत्रकार पीछा न करके अधिकारियों के पीछे पीछे लगे रहते हैं, जो इस बात से मुझको बड़ा ठेस रहती है। जैसे बहुत से विभागों में, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत से, जैसे मान लें कि यही जो घटना हुई पेरिस प्लाजा, या बहुत सी जो घटनाएं हो रही हैं, जी जी,
और उसमें आम तरीके से मुख्तार अंसारी से जोड़ दिया जा रहा है, जबकि जिसका मुख्तार अंसारी से कोई संबंध ही नहीं है। जी 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 जी। तो इस पर क्या जिम्मेदारी बनती है पत्रकारों की? जिसे जो अच्छा काम प्रशासन कर रहा है उसकी सराहना होनी चाहिए। अब देखिए मगर साहब, प्रशासन किसी को भी मुल्जिम बना दे। अभी मैं आज एक आदमी से मिल के आया हूँ, जी जी, उनकी उम्र 80 साल है, दक्षिण टोला थाने का मामला है, और उन पर पता लगा गैंगस्टर लगा हुआ है। वो बेचारा 6 साल से बिस्तर पे है, 6 वर्ष हो गया वो आदमी बिस्तर पे है, और वो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, हिल नहीं सकते, यानी लैट्रिन बाथरूम भी उनके बच्चे कराते हैं उनको, उन पर गैंगस्टर लगा दिया गया है। क्या आपको नहीं मालूम है कि जो जिला प्रशासन है वो शासन के इशारे पर नाचता है, और शासन की जो मंशा होगी वही ये जिला प्रशासन करता है। मैं एक वीडियो देखा था आपका भी, जो यहाँ सीएए को लेकर हिंसा हुई थी, उसमें आप बचाने जा रहे हैं, लोगों को मनाने जा रहे हैं, और आपके ऊपर भी जो है मुकदमा कायम कर मतलब दिया। हाँ, मुकदमा कायम हुआ, और यहाँ तक कि आपकी गिरफ्तारी की भी कोशिश की गई। वो अलग बात है कि आप इतने हर दिल अजीज हैं कि गिरफ्तारी करने वाले आपके यहाँ आकर के भी गिरफ्तार न करके आपके साथ मैत्री क्रिकेट खेलने लगे। नहीं, उनको लगा होगा कि गलत इन्फॉर्मेशन उनके पास थी, जो भी रहा हो, कि आप मऊ की अमन चैन की बहाली की दिशा में काम करते हैं। हम लोग तो खैर करते ही हैं, आपके ऊपर चूंकि राजनीति होती है, शासन सत्ता के इशारे पर यह सब कार्रवाइयां होती हैं, तो इसलिए आपके ऊपर मैंने देखा है कि अक्सर मुकदमे होते रहते हैं इस तरह के मामलों में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नगर पिता रह चुके हैं और आप कई बार रहे हैं, आपकी मैडम भी रही हैं, लेकिन जो आदमी नगर का पिता हो उसके खिलाफ वो हमारे ऊपर मुकदमा तो हमारी सरकार में भी हुआ। हाँ, मेरी ऊपर मुकदमा तो मेरी सरकार में भी हुआ, ऐसा नहीं है। अपने लोगों में भी ऐसा नहीं कि सारी, मुझे ये लगता है, जिसे मेरा ये मानना है कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, अगर वो बहुत समझदार हों तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं सरकार के दबाव में करनी पड़ती हैं, उन्हें करनी भी चाहिए जी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को संभाल सकते हैं, ऐसा नहीं है जी। और मुझे लगता है कि संभालते भी हैं, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ भी हो जाती हैं, बहुत सारी बातें उन तक सही पहुँच नहीं पाती हैं। लेकिन ये कि सारी चीज़ों को हम एक साथ चूँकि सुधार नहीं सकते हैं, और न कि पूरी व्यवस्था को हम एक बार में ठीक कर सकते हैं, चूँकि हम में भी सारी खूबियाँ ही नहीं हैं, हमें अपने मतलब की बातें अच्छी लगती हैं, और वही अधिकारी जब दूसरों हमारे मतलब से हट के कोई बात करता है तो वो अधिकारी हमारी नज़रों में बुरा हो जाता है। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा, और ये पहले से भी चलता रहा और आज भी चलता रहा है। ये अलग बात है कि जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा हालात में सत्ता और धन और बल का जिस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, ये आने वाले शायद जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसके लिए ठीक नहीं है। आज हम बात कर रहे थे ऋषिकेश पांडे जी से, आपने जिस बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और जितना खुल करके आपने बात को, अपने ख्यालात को रखा है, हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे पत्रकार अपनी कलम की ताकत से समाज के अंदर फैली हुई बुराइयों को रोकने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे थे आपकी बात, अरशद जमाल।